गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और बड़ा आसान चैप्टर है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। देखो क्या होती है सरफेस केमिस्ट्री। देखो कई भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम ऐसे होते हैं जो ठोस तथा द्रवों के पृष्ठों पर संपन्न होते हैं। तो ठोस तथा द्रवों के पृष्ठों पर होने वाले विभिन्न रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन इस पृष्ठ रसायन के अंतर्गत किया जाता है। देखो जैसे मान लीजिए ये कोई एक ठोस है, ये इसका पृष्ठ कौन सा हो गया, इसका पृष्ठ ये हो गया। सरफेस कौन सी होगी इसकी, ये होगी इसकी सरफेस, पृष्ठ सरफेस। और ठोस को इस प्रकार से गोलाकार भी मान सकते हैं, ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गोलाकार भी ले सकते हैं। तो इसका पृष्ठ क्या हो गया, ये हो गया इसका पृष्ठ, है ना। ये इसकी क्या होगी, ये इसकी सरफेस हो गई, सरफेस पृष्ठ, ये सतह है ना। और ये जो अंदर वाला भाग है ये कहलाता है स्थूल, इसको बोलते हैं बल्क। तो पृष्ठ रसायन के अंतर्गत जो ठोस तथा द्रव पदार्थों की सतह होती है या उनके जो पृष्ठ होते हैं उन पर संपन्न होने वाली जो विभिन्न रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रम होते हैं उनका अध्ययन सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि कई सारी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जो केवल ठोसों एवं द्रवों के पृष्ठों पर संपन्न होती है। देखो पृष्ठों पर संपन्न होती है, यहाँ पर संपन्न होती है। तो ऐसी क्रियाएं जो ठोस तथा द्रव पदार्थों के सरफेस पर संपन्न होती है उनका अध्ययन ही कहलाता है पृष्ठ रसायन। और इस चैप्टर में हम कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, अधिशोषण और उत्प्रेरण और कोलैड, और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, अधिशोषण। देखो अधिशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषण, एडजॉर्प्शन, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर को समझने के लिए ये अधिशोषण क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो अधिशोषण किसे कहते हैं। देखो जब किसी ठोस या द्रव का पृष्ठ अन्य पदार्थों के कणों के संपर्क में आता है ना। मान लीजिए देखो ये कोई पदार्थ है, मान लीजिए ठोस पदार्थ है ना। जब किसी ठोस या द्रव का पृष्ठ अन्य पदार्थों के कणों, और कण हो सकते हैं वो अणु भी हो सकते हैं और वो परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो जब किसी पदार्थ का पृष्ठ अन्य पदार्थ के कणों के संपर्क में आता है तो वे कण जो होते हैं वो पृष्ठ से जुड़ जाते हैं और पृष्ठ पर एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये पृष्ठ जो है अन्य पदार्थ के कणों के संपर्क में आया तो संपर्क में आने पर जो अन्य पदार्थों के कण होते हैं वो इस पृष्ठ पर संचित हो जाते हैं, इस पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, है ना। इस प्रकार से ये इस प्रकार से पृष्ठ पर जुड़ जाते हैं। तो किसी पदार्थ के पृष्ठ से अन्य पदार्थ के कणों का जुड़ना या किसी पदार्थ के पृष्ठ पर अन्य पदार्थों के
कणों का संचित होना कहलाता है अधिशोषण। यानी कि जो अधिशोषण होता है, अधिशोषण में किसी पदार्थ का पृष्ठ और ठोस या द्रव होता है। वो पदार्थ क्या हो सकता है? ठोस या द्रव, क्योंकि गैस में पृष्ठ नहीं होता। तो जब किसी ठोस या द्रव का पृष्ठ जो है वो अन्य पदार्थों के अणु या परमाणुओं के संपर्क में आता है, तो वे अणु या परमाणु जो होते हैं वो पृष्ठ पर संचित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और पृष्ठ से जुड़ जाते हैं। इसी को ही कहते हैं अधिशोषण। यानी कि अधिशोषण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के पृष्ठ पर अन्य पदार्थों के कणों का जुड़ना। और कण क्या हो सकते हैं? वो अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो ये जुड़ना ही कहलाता है अधिशोषण। अच्छा, देखो अधिशोषण के कई उदाहरण हम देखते हैं। जैसे जब कमरे को कई दिन तक बंद कर देते हैं तो फर्श पर धूल जो होती है वो जम जाती है। ऐसे ही कांच की सतह पर धूल के कण जो होते हैं वो जमे दिखाई देते हैं। यानी कि जो कांच का जो पृष्ठ होता है, कांच के पृष्ठ पर धूल के कणों की परत जम जाती है, इसी को अधिशोषण कहते हैं। मतलब कांच के पृष्ठ पर धूल मिट्टी के कणों का एकत्रित होना, पृष्ठ से उनका जुड़ना ही कहलाता है अधिशोषण। और जो अधिशोषण होता है वो पृष्ठ पर होता है। जो अणु पृष्ठ पर संचित होते हैं वो ये केवल पृष्ठ पर ही रहते हैं। अणु जो होते हैं वो स्थूल में, पदार्थ के स्थूल में वो गहराई तक नहीं जाते। तो जो अधिशोषण होता है, अधिशोषण जो होता है वो केवल कहाँ पर होता है? पृष्ठ पर होता है। अन्य पदार्थ के अणु जो होते हैं वो किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर केवल वो पृष्ठ से जुड़ते हैं, है ना। वो अणु जो होते हैं वो उसके स्थूल भाग में, पदार्थ के अंदर स्थूल भाग में वो प्रवेश नहीं करते। तो अधिशोषण कहाँ होता है? अधिशोषण होता है केवल पृष्ठ पर होता है। जैसे धूल के जो कण होते हैं ना वो केवल सरफेस पर रहते हैं, कांच की सरफेस पर रहते हैं, कांच की पृष्ठ पर रहते हैं, उसको भेद कर वो अंदर नहीं जाते। तो जो अधिशोषण होता है वो ध्यान रखिए, ये हमेशा पृष्ठ पर होता है। और क्या होता है अधिशोषण? अधिशोषण में किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर या ठोस या द्रव की सतह पर जो होते हैं वो अन्य पदार्थ के कण जो होते हैं वो संचित हो जाते हैं या कहे सांद्रित हो जाते हैं। अच्छा, इसकी परिभाषा लिखिए। अणु स्पीशीज का किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। अणु की स्पीशीज मतलब जो विभिन्न प्रावस्थाओं के ठोस, द्रव या गैस के जो अणु होते हैं उनका, ठोस, द्रव, गैस के अणुओं का किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। या इसे और सरल भाषा में, वह प्रक्रम जिसमें किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर अन्य पदार्थ के कण, है ना, अणु, परमाणु या आयन संचित हो जाते हैं, ये प्रक्रम ही कहलाता है अधिशोषण। देखो अधिशोषण में, अधिशोषण की दो परिभाषाएं आपने लिखी। क्या होता है अधिशोषण? अधिशोषण में जब किसी ठोस या द्रव का जो पृष्ठ होता है वो अन्य पदार्थों के कणों के संपर्क में आता है, तो वो
अन्य पदार्थ के कणों को, वो अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, वो उन ठोस या द्रव का जो पृष्ठ होता है वो उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, और वे अणु, अन्य पदार्थ के जो अणु होते हैं वो ठोस या द्रव के पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, ठोस या द्रव के पृष्ठ पर संचित हो जाते हैं। इसी को कहते हैं अधिशोषण। किसी ठोस के पृष्ठ से अन्य पदार्थ के कणों का जुड़ना ही कहलाता है अधिशोषण। किसी ठोस के पृष्ठ से अन्य पदार्थ के अणुओं का जुड़ना क्या कहलाता है? अधिशोषण। इसी प्रकार से द्रव अवस्था भी अधिशोषण प्रदर्शित करती है, यानी कि किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ से अन्य पदार्थ के अणुओं का जुड़ना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। और जो अधिशोषण होता है वो ध्यान रखो पृष्ठ पर होता है। जो अन्य पदार्थ के अणु जुड़ते हैं या एकत्रित होते हैं वो पृष्ठ पर ही एकत्रित होते हैं, वो स्थूल भाग में गहराई तक प्रवेश नहीं करते। अच्छा, जो पदार्थ अधिशोषित होता है, मतलब जो पदार्थ पृष्ठ से जुड़ता है उसको कहते हैं अधिशोष्य, उसे बोलते हैं अधिशोष्य। एडजोर्बेट। जो पदार्थ पृष्ठ से आकर के जुड़ता है वो क्या कहलाता है? अधिशोष्य। और जिस पदार्थ के पृष्ठ से वो जुड़ता है वो कहलाता है अधिशोषक। इसे बोलते हैं अधिशोषक। एडजोर्बेंट उसे बोलते हैं अधिशोषक। तो जो अधिशोष्य और अधिशोषक होता है बिल्कुल आपको समझ आना चाहिए। अधिशोष्य क्या होता है? पृष्ठ पर आकर के जुड़ने वाला, पृष्ठ पर आकर के एकत्रित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अधिशोष्य। और जिस पदार्थ के पृष्ठ पर अणु आकर के जुड़ते हैं, है ना, जिस पदार्थ के पृष्ठ पर अणु, अधिशोष्य के अणु आकर के जुड़ते हैं वो क्या कहलाता है? अधिशोषक, है ना, एडजोर्बेंट उसको कहते हैं। तो ये अधिशोषण आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अधिशोषण में किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर जो होते हैं अन्य पदार्थों के अणु जो है वो आकर के एकत्रित हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं अधिशोषण। अन्य पदार्थ के अणुओं का या परमाणुओं का आकर के किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ से जुड़ना या ठोस या द्रव के पृष्ठ पर एकत्रित होना कहलाता है अधिशोषण। और जो पदार्थ पृष्ठ पर आकर के संचित होते हैं, पृष्ठ पर एकत्रित होते हैं, वो कहलाते हैं अधिशोष्य, एडजोर्बेट। और जिस पदार्थ के पृष्ठ पर ये एकत्रित होते हैं उसको बोलते हैं अधिशोषक, एडजोर्बेंट। और देखो जो ठोस या द्रव परावस्था होती है केवल वही अधिशोषण प्रदर्शित करती है। गैस परावस्था अधिशोषण प्रदर्शित नहीं करती, क्योंकि गैस का पृष्ठ नहीं होता और अधिशोषण पृष्ठ पर ही होता है। और ये ध्यान रखो जो अधिशोष्य पदार्थ के अणु होते हैं ना वो केवल पृष्ठ पर ही रहते हैं, पृष्ठ को भेद करके वो गहराई तक स्थूल में नहीं जाते। अच्छा, ये तो बात हुई अधिशोषण की। और देखो कई सारे अधिशोषक पदार्थ होते हैं, जैसे सिलिका जेल अधिशोषक पदार्थ, जैसे सिलिका जेल और जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे चारकोल, ये मुख्य अधिशोषक पदार्थ होते हैं। मतलब इनके जो पृष्ठ होते हैं ना वो अन्य पदार्थों के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अन्य पदार्थों के अणु या परमाणु कहें, इनके पृष्ठ पर आकर के एकत्रित होते हैं।
तो ये तो बात हुई अधिशोषण की। ध्यान रखो, अधिशोषण कहाँ होता है? हमेशा पृष्ठ पर होता है। और जो अणु अधिशोषित होते हैं, यानी कि जो अणु पृष्ठ से जुड़ते हैं, वो केवल पृष्ठ पर ही रहते हैं, सतह पर ही रहते हैं। वो पदार्थ के स्थूल में गहराई तक नहीं जाते। अच्छा, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया जैसे अधिशोषण का, कि जो धूल के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, वो कांच की सतह पर जम जाते हैं, है ना। ऐसे ही फर्श पर धूल के कण जो होते हैं वो जम जाते हैं, है ना। तो कांच के पृष्ठ पर धूल का जमना क्या कहलाता है? अधिशोषण। या फर्श पर धूल मिट्टी का जमना क्या कहलाता है? अधिशोषण। और अधिशोषण हमेशा पृष्ठ पर होता है। अच्छा, आगे मुख्य अधिशोषक पदार्थ मैंने आपको लिखवाए। अच्छा, एक टर्म होती है अवशोषण। अवशोषण किसे कहते हैं भाई? अवशोषण। इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। देखो, ये है अधिशोषण होता है एडजॉर्प्शन, अवशोषण होता है एब्जॉर्प्शन। अवशोषण किसे कहते हैं? देखो, आपने देखा है कि जो स्पंज होता है, स्पंज को अगर आप पानी में डालें तो वो पानी को सोख लेता है। पानी स्पंज के अंदर प्रवेश कर जाता है, उसके स्थूल में, बल्क में प्रवेश कर जाता है और उसमें समान रूप से वो फैल जाता है। तो अवशोषण कहते हैं जब किसी पदार्थ के कण किसी पृष्ठ को भेद करके उसके अंदर स्थूल में प्रवेश कर जाते हैं और उसमें समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तो ये प्रक्रम कहलाता है क्या? अवशोषण। देखो, अधिशोषण तो होता है पृष्ठ पर। अन्य, ये मान लीजिए ये किसी ठोस का पृष्ठ है, अन्य पदार्थ के अणु इसके पृष्ठ पर ही आकर के जुड़ते हैं, तो ये तो पृष्ठ पर एकत्रित होते हैं, तो ये तो कहलाता है अधिशोषण। और अवशोषण में पदार्थ के अणु जो है वो इस पृष्ठ को भेद करके इसमें अंदर चले जाते हैं, तो ये प्रक्रम कहलाता है अवशोषण। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। इसकी परिभाषा लिखिए। अवशोषण वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के कण ठोस के पृष्ठ को भेद कर पदार्थ के स्थूल भाग में प्रवेश कर जाते हैं, अवशोषण कहलाता है ना। उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसे स्पंज होता है ना। स्पंज को पानी में अगर डालें तो पानी के जो अणु होते हैं वो उसके पृष्ठ को भेद करके वो उसके अंदर, उसके स्थूल भाग में प्रवेश कर जाते हैं और उसमें समान रूप से वितरित हो जाते हैं, है ना। स्थूल भाग में प्रवेश कर जाते हैं तथा उसमें समान रूप से वितरित हो जाते हैं, समान रूप से वितरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, समान रूप से वितरित हो जाते हैं, कहलाता है अवशोषण कहलाता है। अवशोषण कहलाता है। तो अधिशोषण में तो अन्य पदार्थ के अणु जो है वो किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ से जुड़ते हैं, पृष्ठ पर एकत्रित होते हैं, जबकि अवशोषण में किसी पदार्थ के जो अणु होते हैं वो पृष्ठ को भेद करके वो स्थूल में प्रवेश कर जाते हैं और उसमें समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तो ये प्रक्रम कहलाता है अवशोषण। तो अधिशोषण और अवशोषण में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। अच्छा, देखो, इसके हम उदाहरण देख सकते हैं। देखो, अधिशोषण के हम उदाहरण बताते हैं आपको। देखो, जैसे चाक जो होती है ना, चाक को जब हम स्याही में डाल देते हैं कुछ समय के लिए, तो हम देखते हैं, देखो ये चाक है, ये चाक, इस चाक को हमने कुछ समय के लिए स्याही में डाला, तो स्याही में डालने पर जो स्याही का जो रंजक होता है, स्याही
का जो रंग होता है ना, डाई जो होती है, वो तो इसके पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाती है और जो पानी होता है वो इसके अंदर पहुंच जाता है। जब हमने इसको कुछ देर हमने स्याही में डाल करके देखा, स्याही में डाला, इसको देखा कि ये ऊपर से कलर्ड हो गया, इसका सरफेस जो है वो सरफेस जो है इसका कलर्ड हो गया। अब हमने इसको स्याही में से निकाला, फिर हमने इसको तोड़ करके देखा। तोड़कर देखने पर देखो ये जो स्याही का जो रंजक है ये बाहर सरफेस पर दिखाई दे रहा है, पृष्ठ पर दिखाई दे रहा है ना, अंदर से ये वाइट दिखाई दे रहा है। तो जो रंजक होता है स्याही का, उसका तो होता है पृष्ठ पर अधिशोषण, है ना। रंजक कहाँ एकत्रित है? रंजक बाहर पृष्ठ पर एकत्रित है ना। और देखो कुछ समय के पश्चात ये अंदर से चोक गीली भी है, ये चोक अंदर से गीली भी है, यानी कि पानी इसके अंदर तक पहुंच गया। तो पानी का होता है अवशोषण और जो स्याही में डाई होती है उसका होता है अधिशोषण। यानी कि अधिशोषण में जो पदार्थ के कण होते हैं वो दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर संचित होते हैं, पृष्ठ पर वो एकत्रित होते हैं, उसके अंदर स्थूल भाग में वो प्रवेश नहीं करते। तो देख रहे हैं आप, है ना। देखो ये बाहर ये नीला रंजक दिखाई दे रहा है स्याही का, तो स्याही का होता है अधिशोषण। और अब क्योंकि ये चोक अंदर से गीली भी हो रही है तो पानी का होता है अवशोषण। यानी कि जो अवशोषण होता है ना, अवशोषण में जो द्रव के जो अणु होते हैं ना वो पृष्ठ को भेद करके वो स्थूल भाग में प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा देखो, हम जो अधिशोषण होता है इसके हम कई उदाहरण देखते हैं। जैसे जो शर्करा का अपरिष्कृत विलयन होता है, जब शर्करा बनाते हैं ना तो विलयन का रंग जो होता है वो गहरा भूरा होता है, तो उसको कलरलेस करना होता है, रंगीन बनाना होता है। तो जो अपरिष्कृत शर्करा का विलयन होता है उसको जांतव तारकोल, एनिमल चारकोल की परतों में से प्रवाहित करते हैं। अपरिष्कृत शर्करा के विलयन को एनिमल चारकोल की परतों में से प्रवाहित करते हैं, तो जो उसमें अशुद्धियों के कण होते हैं उनको चारकोल अधिशोषित कर लेता है और विलयन जो होता है वो रंगीन हमारा हो जाता है। तो यानी कि हमारा शर्करा का शोधन, शर्करा के विलयन का हमारा शोधन हो जाता है। तो अधिशोषण वहाँ पर ये सिद्धांत हमारा प्रयुक्त होता है। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, Cl2, अगर इनके बंद पात्र में बारीक पिसा हुआ चारकोल डाल दें, बारीक पिसा हुआ चारकोल डाल दें, तो ये देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात में पात्र में इन गैसों का जो दाब होता है वो कम हो जाता है, गैसों का दाब कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि जो चारकोल होता है ना वो इन गैसों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेता है। इन गैसों के अणु चारकोल के पृष्ठ पर एकत्रित हो जाते हैं, तो इस वजह से पात्र में जो गैस का दाब होता है वो दाब घट जाता है। अच्छा, एक चीज और देखो, अधिशोषक का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, देखो जो अधिशोषण होता है, अधिशोषण कहाँ होता है? पृष्ठ पर होता है। अधिशोषण कहाँ होता है? पृष्ठ पर। यानी कि अन्य पदार्थों के अणु कहाँ जुड़ते हैं आकर के? ये क्या है? अधिशोष्य, अधिशोष्य एडजोर्बेट, एडजोर्बेट, ये तो है अधिशोष्य। और जिसके पृष्ठ पर जुड़ते हैं ये क्या है? अधिशोषक। ये क्या है? अधिशोषक।
एडजोर्बेंट, ये अधिशोषक है। देखो, क्योंकि अधिशोष्य पदार्थ के अणु जो है वो पृष्ठ से जुड़ते हैं, तो जो अधिशोषक का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बढ़ने के साथ अधिशोषण बढ़ता है। यानी कि अगर हम देखो यहाँ ये एक पदार्थ हो गया, इसको दो टुकड़ों में बांट दें, है ना, और दो को फिर चार टुकड़ों में बांट दें, तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ता है ना। तो इसीलिए देखो पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना। यहाँ इसका क्षेत्रफल ये है, अगर इसे टुकड़ों में बांटते हैं तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ता है। तो इसीलिए चूंकि अधिशोषण पृष्ठ पर ही होता है, तो इसीलिए जो अधिशोषक होते हैं वो सूक्ष्म विभाजित अवस्था में वो प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि पाउडर्ड स्टेट में, चूर्णित अवस्था में उनको उपयोग किया जाता है। यस, नेक्स्ट अगला टॉपिक आपका विशोषण, डिजोर्प्शन। देखो डिजोर्प्शन किसे कहते हैं? डिजोर्प्शन कहते हैं किसी अधिशोषक की सतह से अधिशोषित अणुओं का हटना, ही कहलाता है विशोषण। देखो जैसे मान लो ये अधिशोषक है और इसके पृष्ठ से ये अधिशोष्य पदार्थ के अणु जुड़े हुए हैं, तो अधिशोषक के पृष्ठ से अधिशोष्य पदार्थ के अणुओं का हटना, है ना, कहलाता है विशोषण। अच्छा, एक होता है शोषण, सोर्प्शन। सोर्प्शन किसे कहते हैं? सोर्प्शन कहते हैं जब अधिशोषण व अवशोषण ये दोनों प्रक्रम एक साथ होते हैं तो इनको कहते हैं शोषण। यानी कि शोषण में अधिशोषण व अवशोषण दोनों प्रक्रम होते हैं, दोनों प्रक्रियाएं होती है। देखो जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, हाइड्रोजन गैस जब चारकोल के संपर्क में आती है, सूक्ष्म विभाजित चारकोल के संपर्क में हाइड्रोजन गैस आती है, तो जो चारकोल होता है वो हाइड्रोजन गैस को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेता है। इस प्रकार से ये चारकोल है ना, ये क्या है? चारकोल। और ये क्या है? H2 अणु। तो जब हाइड्रोजन गैस सूक्ष्म विभाजित चारकोल के संपर्क में आती है तो ये हाइड्रोजन गैस के अणुओं को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेती है, यानी कि हाइड्रोजन अणु पृष्ठ पर एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात में ये जो अणु होते हैं ये पृष्ठ को भेद करके ये अंदर विचलित हो जाते हैं, मतलब अंदर चले जाते हैं। यानी कि पहले अधिशोषण होता है और उसके बाद में अवशोषण होता है। अवशोषण में पदार्थ के जो कण होते हैं वो पृष्ठ को भेद करके अंदर चले जाते हैं, तो ये होता है शोषण। तो ये आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए। यस, अब बात करते हैं अधिशोषण के कारण की। अधिशोषण क्यों होता है? पहले तो हमने जाना कि अधिशोषण क्या होता है। किसे कहते हैं अधिशोषण? किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ से अन्य पदार्थ के अणुओं का जुड़ना, या ठोस या द्रव के पृष्ठ पर अन्य पदार्थ के अणुओं का एकत्रित होना कहलाता है अधिशोषण। अन्य पदार्थों के अणु किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं, है ना। तो यानी कि जो अधिशोषण होता है, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना होती है, पृष्ठ पर होने वाला प्रक्रम होता है अधिशोषण। देखो जो अधिशोषण का कारण है, अधिशोषण का कारण ये है कि जो ठोस तथा द्रव पदार्थों के पृष्ठ होते हैं उन पर असंतुलित आणविक बल होते हैं। पृष्ठ पर असंतुलित आणविक बल होते हैं जिन्हें अवशिष्ट बल भी कहते हैं या रेसिड्यूअल फोर्सेस भी बोलते हैं। तो ठोस तथा द्रव पदार्थों के पृष्ठ पर
असंतुलित आणविक बलों के कारण ही अधिशोषण की घटना होती है। ठोस तथा द्रव पदार्थों के जो पृष्ठ होते हैं वो अधिशोषण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनके पृष्ठ पर असंतुलित आणविक बल होते हैं और उन असंतुलित आणविक बलों के कारण जो ठोसों की सतह होती है या जो द्रवों की सतह होती है वो अन्य पदार्थ के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की उनकी प्रवृत्ति होती है। इस वजह से अधिशोषण की जो घटना होती है वो प्रदर्शित होती है। बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि जो अधिशोषण होता है कहाँ होता है? ठोस या द्रव के पृष्ठ पर अधिशोषण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ठोस या द्रवों के पृष्ठ होते हैं ना, उन पृष्ठ पर, सतह पर या कहीं सरफेस पर असंतुलित आणविक बल कार्य करते हैं, जिसके कारण उनकी सतह जो है वो अन्य अणुओं को आकर्षित करने की उनकी प्रवृत्ति होती है। यानी कि अन्य अणु सतह की ओर, पृष्ठ की ओर आकर्षित होते हैं और पृष्ठ पर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे, और इसी को क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। अब देखो, सतह पर या पृष्ठ पर, ठोस या द्रव के पृष्ठ पर असंतुलित आणविक बल क्यों होते हैं, इसको और देखिए। मान लीजिए ये कोई अधिशोषक पदार्थ है। ये क्या है? ये अधिशोषक पदार्थ है। ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। ये अधिशोषक है। जो अधिशोषक का जो स्थूल भाग होता है, मतलब जो अंदर वाला भाग होता है, उसमें जो अणु होते हैं वो समान वातावरण में रहते हैं। वो समान वातावरण में रहते हैं क्योंकि वो चारों ओर समान अणुओं से घिरे हुए हैं, तो वे चारों ओर समान आकर्षण बल महसूस करते हैं। समझ रहे इस बात को? जो अणु स्थूल भाग में होते हैं वे क्योंकि उनके चारों ओर समान अणु हैं, तो वो चारों ओर समान अणुओं से वो घिरे हुए हैं, तो जिस वजह से वो अपने चारों ओर वो समान आकर्षण बल महसूस करते हैं। यानी कि उन पर जो लगने वाले जो आणविक बल होते हैं ना, वो संतुलित होते हैं, है ना, और अणु पर कोई परिणामी आकर्षण बल नहीं होता। मतलब संतुलित बल जो होता है, चारों ओर से अणु जो है वो संतुलित आकर्षण बल महसूस करता है। लेकिन देखो, जो बल्क में जो अणु होता है वो चारों ओर से क्या संतुलित आकर्षण बल महसूस करता है, कोई परिणामी आकर्षण बल उस पर नहीं होता। लेकिन जो अणु सतह पर होते हैं, अब जो सतह वाले अणु हैं भाई, इसके इधर भी अणु है, इसके इधर भी अणु है, इसके इधर भी अणु है, लेकिन ऊपर की ओर अणु नहीं है, इसमें ऊपर की ओर अणु नहीं है। तो यहाँ पर ये जो अणु है ये संतुलित आकर्षण बल महसूस नहीं करते, ये नीचे की ओर परिणामी आकर्षण बल महसूस करते हैं। यहाँ पर ये जो अणु है इसके चारों ओर तो संतुलित आकर्षण बल लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सतह के ऊपर अणु नहीं है, तो इस वजह से ये अणु जो है वो असंतुलित आकर्षण बल महसूस करते हैं। यानी कि इन पर जो लगने वाला बल है वो असंतुलित होता है। ये बल जो है नीचे की ओर परिणामी आकर्षण बल महसूस करते हैं, है ना। यानी कि ये असंतुलित आणविक बल महसूस करते हैं, इसको अवशिष्ट बल भी कहते हैं। तो इन्हीं अवशिष्ट बलों के कारण, असंतुलित आणविक बलों के कारण या असंतुलित आकर्षण बलों के कारण जो द्रव या ठोस का जो पृष्ठ होता है उसमें अन्य पदार्थ के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। अन्य पदार्थ के अणु पृष्ठ पर आकर्षित होते हैं और पृष्ठ पर एकत्रित हो जाते हैं। अगर हम अधिशोषण को ऊष्मागतिकी की दृष्टि से देखें तो अधिशोषण में ऊष्मा बाहर निकलती है
जिससे निकाय जो है वो अधिक अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। देखो, जब अधिशोषण होता है तो अधिशोषण में अधिशोष्य के अणु अधिशोषक के पृष्ठ पर जुड़ते हैं, है ना, क्योंकि जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ पर अवशिष्ट बल होते हैं, असंतुलित आणविक बल होते हैं, जिनमें अधिशोष्य के अणु को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। तो अधिशोषण में अधिशोष्य के जो अणु होते हैं वो क्या पृष्ठ से जुड़ते हैं। इस प्रकार से ये अधिशोष्य, ये क्या है, अधिशोष्य के अणु, अधिशोष्य। देखो, जो पृष्ठ पर जो अधिशोषक के अणु होते हैं उनकी ऊर्जा जो होती है वो अधिक होती है, क्योंकि उन पर असंतुलित आणविक बल कार्य करते हैं, तो उनकी ऊर्जा अधिक होती है। तो कह सकते हैं कि पृष्ठ ऊर्जा का मान जो होता है वो अधिक होता है। तो अधिशोषण के फलस्वरूप जो अवशिष्ट बल होते हैं, अवशिष्ट बलों में सदैव कमी होती है, जिससे पृष्ठ ऊर्जा का मान बढ़ता है और ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में निकलती है। अर्थात जो अधिशोषण होता है, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिशोषण क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिशोषण में ऊष्मा बाहर निकलती है। देखो, ये जब अधिशोष्य के अणु पृष्ठ से जुड़ते हैं तो अवशिष्ट बलों में कमी होती है, क्योंकि अब ये अणु भी, अब इन अणु के ऊपर भी अधिशोष्य के अणु आ जाते हैं, जिससे इन अवशिष्ट बलों में कमी होती है। पृष्ठ ऊर्जा का मान घटता है, जिससे ऊष्मा निकलती है। तो अधिशोषण के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, अधिशोषण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H का मान जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा, इसी प्रकार से देखो, जब गैस अधिशोषित होती है, मान लीजिए, देखो ये पृष्ठ है ये, और ये गैस के अणु हैं, ये गैस के अणु हैं। ये गैस के अणु जो होते हैं ये दूर दूर हैं। जब ये अधिशोषित हो जाते हैं पृष्ठ पर तो ये पास पास एक दूसरे के आ जाते हैं। अधिशोषण में पृष्ठ पर ये जमा हो जाते हैं अधिशोषक के पृष्ठ से। तो जब गैस अधिशोषित होती है तो एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है वो ऋणात्मक होता है। जब गैस अधिशोषित होती है तो एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा S का जो मान होता है वो नेगेटिव होता है। देखो, एंट्रोपी किसे कहते हैं? एंट्रोपी जो होती है वो किसी निकाय की अव्यवस्था की माप होती है। किसी निकाय में अव्यवस्था जितनी ज़्यादा होती है उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होती है। अगर अव्यवस्था कम हो रही है तो एंट्रोपी घट रही है। देखो, जब गैस अधिशोषित होने से पहले गैस के अणु दूर दूर थे तो गैस के अणुओं में अव्यवस्था ज़्यादा थी, उनकी एंट्रोपी ज़्यादा थी। अब जब वो पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं तो वो पास पास आ जाते हैं, यानी कि अव्यवस्था घट जाती है। तो अधिशोषण में एंट्रोपी परिवर्तन का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिशोषण में डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन और डेल्टा S, इन दोनों का जो मान होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा, ये चीज हमने देख ली। देखो, हम ये जानते हैं कि किसी प्रक्रम के स्वतः परिवर्तित होने के लिए जो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन होता है डेल्टा जी, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, इसका मान ऋणात्मक होना चाहिए। तब कोई प्रक्रम संभव होता है जब
गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। देखो गिब्स जो समीकरण है वो ये है, G बराबर डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S, ये गिब्स समीकरण है। अच्छा देखो जो डेल्टा G होता है, जब डेल्टा G का मान 0 होता है तो मतलब गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन का मान 0 होता है, तो इसका मतलब होता है कि प्रक्रम साम्य की स्थिति में है, प्रक्रम साम्य में है। और जब डेल्टा G का मान नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है कि स्वतः परिवर्तित प्रक्रम, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए डेल्टा G का मान निगेटिव होता है। और जब डेल्टा G का मान गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन का मान पॉजिटिव होता है तो वो प्रक्रम अस्वतः परिवर्तित होता है, अस्वतः परिवर्तित, अस्वतः परिवर्तित प्रक्रम। देखो ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि जब गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा G का मान नेगेटिव होता है ना, कोई रासायनिक अभिक्रिया कब होती है या कोई भौतिक प्रक्रम कब होता है? जब उसकी गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन नेगेटिव होता है। स्वतः परिवर्तित मतलब अपने आप होने वाला प्रक्रम, जिसको होने के लिए किसी बाहरी फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा अस्वतः परिवर्तित प्रक्रम वे होते हैं जिन्हें करने के लिए बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, बाह्य बल की आवश्यकता होती है, वो अपने आप नहीं होते। अच्छा तो ये गिब्स समीकरण है। गिब्स में ये क्या है? डेल्टा G गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन, ये परमताप, ये एंट्रोपी में परिवर्तन। देखो अधिशोषण के लिए, अधिशोषण के लिए डेल्टा G बराबर होगा, देखो हमने देखा अभी डेल्टा H का मान जो होता है निगेटिव आता है, माइनस T इंटू डेल्टा S का मान निगेटिव आता है, तो यानी कि G बराबर आता है माइनस डेल्टा H प्लस T इंटू डेल्टा S। देखो जो अधिशोषण प्रक्रम होता है, अधिशोषण प्रक्रम में जो एंथैल्पी में परिवर्तन का जो मान होता है, ये मान T इंटू डेल्टा S के मान से ज्यादा ऋणात्मक होता है। ये मान ज्यादा ऋणात्मक होता है, इसका मान धनात्मक होता है, T इंटू डेल्टा S का मान, इसका मान ऋणात्मक होता है। ये ऋणात्मक मान इससे ज्यादा होता है, इसलिए अधिशोषण प्रक्रम के लिए जो G होता है, G का मान निगेटिव होता है। G का मान क्या होता है? निगेटिव होता है, क्योंकि जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसका मान ज्यादा ऋणात्मक होता है, इसलिए अधिशोषण एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है। अधिशोषण अपने आप होने वाला एक प्रक्रम है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है या कहीं जैसे जैसे अधिशोषण बढ़ता है तो जो डेल्टा H का मान है, यानी कि जो एंथैल्पी में परिवर्तन का मान है, ये कम ऋणात्मक होता जाता है, ये कम ऋणात्मक होता जाता है, क्योंकि जो अधिशोषण की मात्रा है ना वो घटती जाती है। देखो पहले अधिशोषण ज्यादा होता है क्योंकि अधिशोषक का पृष्ठ खाली होता है, उस पर जुड़ने वाले जो अणुओं की संख्या होती है वो अधिक होती है। अब धीरे धीरे इस पृष्ठ पर जुड़ने वाले अणुओं की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि पृष्ठ कम होता जाता है, उपलब्ध पृष्ठ कम होता जाता है। जैसे जैसे अधिशोषण होता है इस पर जुड़ने वाले अणुओं की जो संख्या है, अब देखो इतना पृष्ठ बचा, कुछ और अणु जुड़ गए, इतना पृष्ठ बचा। तो जैसे जैसे अधिशोषण बढ़ता है जो ये डेल्टा H का मान है ये कम ऋणात्मक होता जाता है, और एक समय आता है कि इसका मान माइनस डेल्टा H का मान जो होता है वो T इंटू डेल्टा S के बराबर हो जाता है। और उस स्थिति में देखो जब ये
ये मान इसके बराबर हो जाता है, तो डेल्टा जी का मान जो होता है वो शून्य हो जाता है। डेल्टा जी का मान शून्य हो जाता है। इसका मतलब इस अवस्था में साम्य स्थापित हो जाता है। इस अवस्था में साम्य स्थापित हो जाता है। इसका मतलब है कि जब साम्य स्थापित हो जाता है ना, तो पृष्ठ पर जुड़ने वाले अणुओं की संख्या और पृष्ठ से हटने वाले अणुओं की संख्या जो है वो बराबर हो जाती है। तो अगर हम ऊष्मागतिकी की दृष्टि से देखते हैं, तो क्योंकि जब अधिशोषण होता है तो उसमें जो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन का मान होता है वो निगेटिव होता है, तो इस वजह से अधिशोषण होता है और ये एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है।